मित्रों नमस्कार, ज्ञान विभव पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए कल जो सीटेट का जो पेपर हुआ है उसमें 7 जुलाई 2024 को, तो उसमें जो फर्स्ट पेपर यानी कि प्राइमरी का जो पेपर रहा है प्राइमरी के बच्चों के लिए, वो सेकंड शिफ्ट में था। तो उसमें हम आज उसके सीडीपी को डिस्कस करेंगे। पेपर कोड ए है, जो जो छात्र अपने आंसर को मैच करना चाहते हो वो मैच भी कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। ठीक है, तो इन्होंने लगाया सर्वश्रेष्ठ पोर्टफोलियो कार्य पोर्टफोलियो, नहीं ये नहीं होगा। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन क्या करता है, शब्द से ही आप लोग समझिए, निरंतर यानी कि लगातार कंटिन्यूअस चले। तो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, ये व्यापक मूल्यांकन भी एक हम कह सकते हैं सतत है जो लगातार चलता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो जो लगातार प्रोग्रेस हो, इसका सेकंड आंसर सही होगा। अब सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल ये सही है आपका अभिकथन, क्या है, सही है। अब इसका कारण देखते हैं, कारण क्या है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। हाँ ये बाधित है, बिल्कुल बाधित है। तो इसका कौन सा सही है, ए भी सही है और आर इसकी क्या करता है, बिल्कुल सही व्याख्या करता है एकदम। तो इसका सेकंड का कौन सा सही हो जाएगा, पेपर वन सही हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर हम देखते हैं, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। ठीक है, अभी को क्या है, अंकों की समझ नहीं है। तो अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है, किस्मत को। किस्मत का कोई मतलब, कार्य में कठिनाई नहीं, कोशिश की कमी हो सकता है। लेकिन चौथा नंबर क्या है, योग्यता का अभाव यानी कि लैक ऑफ एबिलिटी। तो थर्ड का फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं चौथे पे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो पहला देखते हैं ऑप्शन, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह असंबंधित हो। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा आपका। और सेकंड देखते हैं, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम करना। तो जहाँ पर भी उचित समर्थन या छात्रों के प्रति समर्थन दिखे, मार्गदर्शन दिखे, तो ऑप्शन क्या होते हैं आपके, सही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड सही हो जाएगा। अब हम आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आप लोग ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यानी कि मैं कह सकता हूं कि क्या कह रहा है कि निम्न कथन में से प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है। ध्यान रखना, प्रगतिशील शिक्षा की जहाँ पर बात आई, वहाँ पर टीचर क्या होता है, चाहे सुविधादाता हो चाहे ज्ञानदाता हो, यानी कि वहाँ पर टीचर ही होता है प्रगतिशील कक्षा में। तो इसमें कौन सा आंसर, आप लोग प्राथमिक स्रोत है ठीक है, लेकिन अगला ऑप्शन देखो, शिक्षक शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, नहीं हमने पेरेंट्स भी हो सकते हैं ना। तो क्या होता है, सेकंड ऑप्शन देखो, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में काम करता है। बिल्कुल यही सही होगा। क्यों, आप क्लास में बैठे हो, क्लास में बच्चा बैठा है, वो अपने फ्रेंड से न पूछ कर टीचरों से क्या करता है, पूछता है। तो टीचर क्या करता है, उसको बिल्कुल पोलाइट तरीके से उसके पास जाकर उसको बताता है। तो क्या हुआ, वो सुविधा प्रदाता हो गया। ठीक है, तो इसका सेकंड नंबर सही है। अब छठा क्वेश्चन देखो, गार्डनर साहब आ गए। गार्डनर साहब क्या करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। नहीं, समान रूप से तो है ही नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है। हर व्यक्ति, सभी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हर व्यक्ति, यानी कि जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस आते हैं। तो सभी लोग दुनिया को एक समान रूप से नहीं देख सकते हैं। तो छठे का कौन सा सेकंड ऑप्शन देखो, ये केवल आ गया, ये गलत हो गया। ये भी केवल आ गया, ये भी गलत हो गया। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, तीन में नेगेटिव है, एक पॉजिटिव आंसर बचता है, तो ये सही हो गया आपका। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। छठा सही हो गया, छठे का दूसरा सही। अब हम आते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, ये निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों के संज्ञानात्मक के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। ये ब्रूम का सिद्धांत है।
और ब्रूम का सिद्धांत आप लोग समझो, बच्चे क्या करते हैं, सबसे क्रिया करते हैं, फिर उसके बाद छवि आधारित काम करते हैं, ठीक है। पहले वो क्रिया करके सीखते हैं, फिर कोई चीज़ जैसे किसी की परछाई वगैरह दिखी किसी बात, तो उस पे देखकर वहाँ जाते हैं, फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे सिंबॉलिक के आधार पर यानी कि संकेत आधारित करते हैं। तो इसका ऑप्शन वन ही सही, जिसका है वो ऑप्शन वन इसका क्या है, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये क्वेश्चन आज के पेपर में, जो कल पेपर हुआ है उस पेपर में हम ये कह सकते हैं कि जो भी जैसे अभिकथन और कारण के क्वेश्चन आए, जो छात्र नहीं भी जानते हों वो भी बिल्कुल देख के ही लगा सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन सही है, बहुत सोचना ही नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल, उनको क्या करना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चों को इमोशनल सपोर्ट करना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप कार्य को कर सकते हैं। और उनको धीरे से सहारा देने पे बच्चे क्या करते हैं, समझते हैं और टीचर के अकॉर्डिंग और जो उनके लिए बेस्ट होता है वो करते हैं। एक बच्चों में एक उत्साह जागृत होता है कि नहीं, सर हमारे साथ हैं और हमें चीज़ें सपोर्ट करेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन में सुविधादाता की बात हुई थी, ठीक है। तो फिर ये तो आपका सही हो गया। अब देखते हैं कारण क्या है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है, बिल्कुल ये सन्निहित हैं ही। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन ही सही हो जाएगा। ये आर क्या करता है, एक ही सही रूप से व्याख्या करता है। अब हम देखते हैं कि नवा नंबर क्या है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास की एक असतत प्रक्रिया नहीं, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। बिल्कुल, विकास क्या होता है, डेवलपमेंट अकर्स इन स्पाइरल मैनर। वो एक चक्रीय तरीके से कि जैसे घुमावदार सीधे एक लाइन से चलता है, नॉट लिनियरली। वो एक रैखिक तरीके से नहीं चलता कि पाई खींच दी हम चलता रहा, नहीं। वो स्पाइरल मैनर में चलता है, धीरे 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 वो चलता ही रहता है। विकास क्या करता है, विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा सही होगा, नौवां का सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन कौन सा है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द लेव वाइगोत्स्की चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, उन्होंने ये बात किया कि बच्चे क्या है, स्वयं बात भी करते हैं। तो इसका साफ साफ दिख रहा है, अनुकूलन की प्रक्रिया नहीं, संतुलीकरण की प्रक्रिया नहीं, खुद को प्रबलन के उपयोग से ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आत्मवाक से यानी कि स्वयं से बातें करके बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को लाते हैं। अब 11 नंबर पे आते हैं, which of the pedagogical approach would be adopted by teacher who firmly believe in the constructivism to teach concept of floating and sinking to class fifth children? लेक्चर मेथड, शोइंग वीडियो, शोइंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड गाइडेड डिस्कवरी, यानी कि क्या करता है, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की आवश्यकता को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रख, यानी कि कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन में जो टीचर बिलीव करते हैं उनको कौन सा दृष्टिकोण अपनाएंगे। याद रखना, जब हम कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन की यानी कि संरचनावाद की बात करेंगे तो वो क्या होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा ऑलवेज, यानी कि बच्चे वो स्वयं क्रिया करें। तो क्या करेगा, वो बच्चों को कहेंगे, गाइड करेंगे कि निर्देशित खोज, यानी कि वो खोज करें, वो क्या करें, अध्यापक निर्देश दे और बच्चे खोज करके स्वयं से उसको समझे। तो ना तो व्याख्यान विधि काम आएगी, ना वीडियो दिखाना, ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन काम आएगा। काम क्या आएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ नंबर, यानी कि गाइडेड डिस्कवरी, खोज करें बच्चे। और कौन सा हो गया, 11 हो गया। 12 पे आते हैं, थोड़ा सा ये कटा हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। अब ध्यान रखना, जब कभी भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और नई नहीं कहीं पर दिखे तो नहीं को तुरंत अंडरलाइन करें, क्योंकि याद रखना, जब कभी भी क्वेश्चन में पेडागोजी का यही मतलब, क्वेश्चन में अगर निगेटिव अगर है तो याद रखना हमेशा निगेटिव आंसर ही सही होगा। तो सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति नहीं है तो क्या है, रटने के लिए रटन और दोहराए ये तो काम नहीं आता, लेकिन क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है
और क्वेश्चन क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, निगेटिव का दोस्त निगेटिव ही सही होगा। स्मृति सहायक विधि ये बिल्कुल प्रभावी है। संकल्पना चित्रण ये भी प्रभावी है। विस्मृत द्रोह ये भी प्रभावी है। इसमें क्या है, प्रभावी नहीं है, रटना और दोहराना। रटना कभी भी नहीं है, रटना देखो तो गलत ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हमारा नहीं वाला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, तो 12 का कौन सा हुआ, फर्स्ट वन सही हो गया। 30 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। नहीं, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी अनुमति देता है। पहला सही है, पहला तो सही है। ठीक है, पहला सही है, लेकिन इस प्रश्न के लिए नहीं सही है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। नहीं, यह तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित नहीं होता। ठीक है, ये फैक्चुअल बेस्ड नहीं होता है। अब कौन सा इसमें नहीं का भाई क्या हो जाएगा, नहीं का मित्र नहीं हो गया। ठीक है, प्रश्न में कभी भी नहीं दिखे वहीं पर सीधा नहीं को अंडरलाइन कर दो, नहीं तो क्या करोगे आप लोग, और तीनों ऑप्शन सही होंगे तो तीनों में कंफ्यूज होकर सही लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें सेकंड वाला सही है। ठीक है, 14 पर आते हैं। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। बिल्कुल उत्तरदायी होना चाहिए। फिर आर क्या कहता है, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो आप लोग एक चीज समझो, अब क्या आ गया यहां, इसमें क्या हो गया, केवल, तो केवल मतलब एक निगेटिव टैग वर्ड है। केवल क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड। ए तो सही है, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठचर्या आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। यहाँ पर जिन्होंने लगाया ये सेकंड थर्ड लगाया है, थर्ड भी सही हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अब देखो जो सीबीएसई है वो क्या सिलेक्ट करता है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें जहाँ तक ऑप्शन सेकंड या थर्ड में से एक हो सकता है। मैं टोटली नहीं कह सकता हूँ कि सेकंड होगा या थर्ड हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें ऑफिशियल आंसर की का वेट करना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। वह जब एक और कुत्ते को देखती है तो जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, यहाँ किसकी बात आ गई, कुत मतलब एक दूसरे की बात आ गई, तो ये ध्यान रखना कि पियाजे साहब आ गए, तो तो उसे भी वो कुत्ता समझती है, तो क्या करने लगी, जो उसका कुत्ता था दूसरे को भी देखकर वो कुत्ता समझने लगी, यानी कि वो क्या करने लगी, एसिमिलेशन होने लगा उसके अंदर। ठीक है, अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। अब क्या करो, यहाँ पर क्या करिए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से क्या करने रही है, समायोजित कर रही है। तो क्या हो जाएगा, न तो अहं केंद्रिता होगी, न वस्तु अस्थायित्व होगा, न तो कंजर्वेशन होगा, ये कौन सा होगा, समायोजन हो जाएगा आपका। ठीक, अब 16 देखते हैं। आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के का निर्धारण, न तो जेंडर नहीं होगा, शैक्षणिक सफलता नहीं होगी, सीखने की शैली। अब हम ये देखते हैं कौन सा, ये सेक्स यानी कि फर्स्ट वन पे ही सही होगा। ठीक है, मुझे लगता है ये फर्स्ट वन इसका सही होगा। ठीक, अब आते हैं अभिकथन, क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए, ए बिल्कुल सही है। और फिर क्या कह रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चा ही सब कुछ है, तो जाहिर सी बात है उसकी आवाज को हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी और उनके प्रतिभाग को सुनिश्चित करना चाहिए, डेफिनेटली उनके प्रतिभाग को सुनिश्चित करना चाहिए। तो मुझे जो लगता है 17 का कौन सा होगा, फर्स्ट वन ही सही होगा, 17 का फर्स्ट वन ही सही है। 18 देखते हैं। दोहराव व बारंबार किए जाने वाले दोहराव व व्यवहार किए जाने वाले व्यवहार किसकी, दोहराव व बारंबार किए जाने वाले किए जाना वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है।
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बिल्कुल। स्वलीन क्रम विकार यानी कि बार स्वयं, जैसे मैं ही किसी प्रश्न को अभी बार-बार पढ़ा, तो बार-बार समझना कि इसका अर्थ क्या है, क्या मतलब है। तो स्वलीन क्रम विकार, ये कहता है कि यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आता है, जो स्वयं बार-बार कई चीज़ों को पढ़ते हैं समझने के लिए या जानने के लिए। ठीक है, तो इसका पहला ही सही हो जाएगा। अब आते हैं 19 पे। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। पहला ही ऑप्शन सही है, जिसका भी है सही है। अधिगम का बल दोहराव रटने पर होता है, रटना और दोहराना गलत हो गया। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावना उपेक्षा नहीं, अपेक्षा की जाती है। उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, नहीं, उनके भी ज्ञान को लिया जाता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, पहला सही हो गया। 20 देखते हैं। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या नज़र कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, नहीं। दूसरा, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, ये भी नहीं है। थर्ड वन देखो, एक जैसे दिखने वाले और अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम हो जाते हैं, वो बच्चों में भ्रमित आ जाती है। ठीक है, बच्चों में क्या होता है, भ्रम पैदा होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। अब आते हैं 21 आते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, क्या कहलाता है, निगनात्मक अवधि नहीं, सहज काल नहीं, मूल काल भी नहीं, इसका संवेदनशील ही अवधि होगा। यानी कि वो क्या है, लिखते हैं कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया, उन्होंने सोशल चीजें नहीं जानी। आम उनके क्या होता है, विकास में देरी होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, मेंटली रूप से स्ट्रांग होते हैं और वो संवेदनशील अवधि हो जाती है, यानी कि सेंसिटिव पीरियड होता है, बड़ा संभल के चलना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, इसका कौन सा आंसर, फोर्थ वन सही होगा। ठीक। अब क्या होता है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। पहला ही दिखा गया क्या है, जेंडर रूढ़िवादी था, और जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। एक समावेशी कक्षा में क्या होता है, समावेशी कक्षा क्या कहलाएगी, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे हमेशा अपनी पाठचर्या पर काम करते नहीं, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं, यही सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। विशेष बच्चों की जरूरत और नहीं, विशेष बच्चे तो वही आगे निकल जाएंगे और जो थोड़ा कम अल्प बुद्धि या का बालक है वो पीछे रह जाएगा। सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा छात्र, वो ठीक है, लेकिन इसका क्या, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। तो मुझे लगता है इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। बाकी चौथा भी कुछ हद तक तो ऑफिशियल आंसर की आने का तक इसका वेट कर लीजिएगा। अब आता है 24 क्या कहता है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका क्या होगा, छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। ठीक है, बट आगे देखते हैं, छात्रों को ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए नहीं, नेगेटिव आकलन हो ही सकता, उसका क्या आकलन करेंगे आप। थर्ड वन देखते, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है, ये देखते हैं, ये सही होगा जहां तक है। फोर्थ देखें, छात्रों को जानकारी याद रखना, आ गया ना, गलत हो गया, तो इसका थर्ड वन सही होगा। 25 पे आते हैं, सामाजिक रचना विधियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है, नहीं। केवल आ गया तो ये भी गलत, निष्क्रिय आ गया तो ये भी गलत। अब क्या आ गया, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, फोर्थ वन इज राइट आंसर, चौथा ही सही होगा। ठीक है, 26 पे देखते हैं, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं और 20 महीने तक उम्र तक ऐसा ही कर सकते हैं।
ठीक है, हाँ चलो ठीक है। विकासात्मक प्रतिकथन केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। अब इसमें देखिए काफी मतलब मैं कह सकता हूँ एक बुझाव भरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ समझने का है। केवल सांकेत विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास भिन्न हो सकता है। तो इसका जो मुझे लगता है फर्स्ट वन सही होगा, क्योंकि जबकि है तो ये सही होगा। आप लोग आगे मैच करना, ठीक है। तो 27 देखते हैं, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि का कारण क्या है। डेफिनेटली मात्रात्मक पर यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस है, ठीक है, अदर पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। 28 ध्यान दो, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया है। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। ये कौन यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है। सामाजिक सरोकार और विवेक, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार और वह लोकतंत्रिका, दंड की उन्मुखी, दंड का मतलब ही नहीं है, यांत्रिक उद्देश्य विनिमय ये भी नहीं है। तो मुझे लगता है इसका फर्स्ट वन सही है, सामाजिक सरोकार और विवेक, यानी कि सामाजिकता का ज्ञान और विवेक से उसको कार्य करना, क्या उचित है क्या अनुचित है। 29 पे आते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की क्षमता को जोखिम से मुक्त होते नहीं, जोखिम तो उन्हें भी उठाना पड़ता है। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि वो भाई शैक्षणिक में हो तो सामाजिक में भी आ जाए, नहीं। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते नहीं। प्रतिभाशाली छात्र अध्यापन टीचिंग कार्य में यानी कि पढ़ने लिखने में हो सकते हैं, सभी चीज़ों में नहीं हो सकते ना। प्रगत प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, ये सही आंसर है, ठीक है। तो फोर्थ वन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संरक्षण और अमूर्त चिंतन, नकल व प्रतिवर्तिता, फिर फोर्थ वन क्या है, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। तो मुझे लगता है इसका कौन सा आंसर सही है, चौथा सही होगा, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, ठीक है। तो सीडीपी का पार्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ। आप लोग इसको अच्छे से मैच कर लीजिएगा। मैच करने के बाद अगर किसी को कुछ भी आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप लोग कमेंट करना, तो मैं जाहिर सी बात है आप लोगों के आंसर को लिख दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका लिखते आता हूँ मैथ और ईवीएस, ठीक है। और उसके नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊँगा आपका लैंग्वेज। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें। आगे आने वाले महीनों में, आगे आने वाले दिनों में मैं कमिंग सीटेट के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबके सामने ले आऊँगा यूट्यूब पर, जिसके माध्यम से आप इस सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।